जय हिंद। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। राजनीति की बात हो चुकी, चुनाव की बात हो चुकी, नेताओं की बात हो चुकी। अब बात करते हैं खासकर फौजियों की। जो फौजी हमारे माथे का मस्तक है उनसे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है चतर सिंह जी गहलोत साहब, जिन्होंने आर्मी में अपनी सेवाएं दी, देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहे। 1965 में आपने सेना ज्वाइन की, 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया और 1984 में रिटायर्ड हुए। आर्मी में आपकी तोपखाने में ड्यूटी रही। आइए बात करते हैं किस तरह की युद्ध की विभीषिकाओं से वो गुजरे हैं और वर्तमान में जीवन में किस तरह से चल रहा है, क्या जरूरतें हैं सैनिकों की, उस पर। सर, वॉइस ऑफ एमपी में सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपके जो सेना की लाइफ रही है, सेना का जीवन रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। मैं 1965 के अक्टूबर में भर्ती हुआ था और उस समय भारत पाक युद्ध चल रहा था। भारत पाक युद्ध चलने के दौरान ही मैं भर्ती हुआ था। भर्ती होने के बाद में मैंने ट्रेनिंग करी। ट्रेनिंग के बाद में मुझे 1966 में यूनिट 152 AD मिली और 66 से मैं लगातार यूनिट में सफ़र करता रहा। 1971 में जब पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ, वो युद्ध नहीं था, हम पे थोपा गया था। कारण ये हुआ कि बांग्लादेश के अंदर पूरी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान का विवाद होने से उसके रिफ्यूजी हमारे भारत में आने पड़ रहे थे और आने के कारण हमारी जो स्थिति चरमरा गई थी। इस कारण हम भी वहाँ पे रिफ्यूजी बन के पाकिस्तान में गए थे, बांग्लादेश में। लोगों को समझाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं माने, आपस में लड़ते रहे। इसके बाद नवंबर 25 को पाकिस्तान ने भारत के हवाई जहाज से हवाई हमला करके हमारे स्थानों को मेरठ, दिल्ली, कानपुर आदि पे आक्रमण किया। लेकिन उसके दूसरे दिन ही 25 तारीख को ही हमने उनका जवाब दिया और दोबारा ऐसा जवाब दिया कि वो दोबारा युद्ध करने की स्थिति नहीं हो। उसके बाद वहाँ के जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि अब हम अगले महीने भारत की लाल किले के ऊपर तिरंगा नहीं बल्कि पाकिस्तान का झंडा ले रहे हैं। इस बात को लेकर उन्होंने 3 तारीख को सुबह 9 बजे भारत पर बिना कुछ सूचना के, बिना किसी जानकारी के आक्रमण शुरू कर दिया। तो हम भी वहाँ पे जोधपुर बॉर्डर पर थे। हमें सूचना मिली कि वार डिक्लेयर हो गया है और तुरंत अपनी अपनी पोस्टें संभालो। क्योंकि मैं वायरलेस ऑपरेटर था, वायरलेस ऑपरेटर होने के नाते हमारे 5 OP होते हैं, विक्टर, विक्सी, एक्सरे, एमकी, जुल्लू। 5 OP डिप्लॉय होते हैं, अपने गन उसके ऊपर डिप्लॉय रहती है और उसके बाद हम जो भी प्लेन होते हैं उनको पहचान करके अपनी गन को अलर्ट करते हैं। अलर्ट करने के बाद में वो तोप उसके ऊपर फायर करती जो प्लेन जिधर से आता है। उसके बाद फिर मैं क्योंकि DOP था, ड्राइवर ऑपरेटर था, तो मेरे को वहाँ पे एक अपनी जो जीप थी और एक वायरलेस सेट था, वो भेजने के लिए मेरे को वहाँ से बाढ़ में जैसलमेर से अपने रामगढ़ जहाँ सीमा है वहाँ पे लड़ाई चल रही थी। उस पीरियड में मैं जीप लेकर के वायरलेस सेट लेकर के वहाँ पे देने गया। वहाँ पे मैं रात को करीबन 12 बजे पहुँचा। 12 बजे पहुँचने के बाद क्योंकि भूखा था, मैं बोला यार भोजन करना है। भोजन के लिए जैसे हमने किया तो बम्बार्डमेंट शुरू हो गई और हम वहाँ से फिर निकल गए। तो वो उनका आपस में विवाद चलता रहा, लड़ाइयाँ चलती रही। फिर हमारी ड्यूटी मिली, वापस में हेडक्वार्टर जोधपुर आ गया। जोधपुर से मुझे ऑर्डर मिला कि आप खोखरापारा में ये जीप और वायरलेस सेट लेके आओ। मैं बाड़मेर के आगे मोनाबा से पाकिस्तान शुरू हो जाता है, वहाँ के अंदर, वहाँ से खोखरापारा होते हुए मैं जीप लेके गया तो रास्ते में लड़ाई चल रही थी, बम्बार्डमेंट हो रहा था, लाशों का ढेर लगा हुआ था। उनको कोई पूछने वाला भी नहीं था क्योंकि लड़ाई चल रही थी। लड़ाई पीरियड में जो युद्ध में मर जाते हैं उनकी देख रेख कहीं नहीं होती है, वो आगे बढ़ते जाते। हमारी यूनिट भी आगे बढ़ते गई और जाते जाते खोखरापारा में पहुंचा। तो खोखरापारा में बहुत स्थिति खराब थी, उसका बयान करना मेरे को बड़ा उसमें रंजिश लगती है कि क्या स्थिति वहाँ बनी थी। औरतों के हालत बुरे थे जो मरी हुई थी, आदमियों के बुरे हाल थे, औरतों के पता नहीं क्या क्या है, किस तरह से पाकिस्तान के लोगों ने उनके साथ बदसलूकी करी जो मैं वर्णन करने में असमर्थ हूँ। वहाँ से फिर मैं लेकर के परसे की बेरी पहुँचा। वहाँ से कराची की लाइटें नजर आ रही थी। अगले ही दिन हमको कराची की लाइट दिखते हुए हमें कराची पे आक्रमण करना था,
लेकिन चूंकि 12 बजे हॉट फायर मिल गया और हमारी लड़ाई रुक गई। इस लड़ाई रुकने के बाद में हम वापस पुनः अपनी जगह आ गए और फिर जो शासन ने किया कि हमारी जीती हुई जगह वापस पाकिस्तान को दे दी और वहाँ पर जो HSF जे मानिक शाह जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने 96,000 सैनिकों को वह राइफल और हथियार के साथ में भारत को बंदी बनाया और बंदी बना करके दिल्ली के अंदर उनको बंद करने के लिए भारत की जितनी थी जेलें वो फुल हो गई। जेलें फुल होने के बाद में फिर डाक बंगले थे वो भी फुल हो गए, गेस्ट हाउस भी फुल हो गए। इसी क्योंकि 96,000 कैदियों को व्यवस्था बनाने में पूरे देश में बड़ी मुश्किल होती है, इस प्रकार से उनको कैदी बनाया। और जब आपस में जब विवाद खत्म हुआ तो उन सैनिकों को वापस भेजा गया। इस प्रकार मैंने भी अपनी ज़िंदगी में जो लड़ाई देखी है उसके अंदर, मैं जब वार में था तो मैं जब ओपी पे डिप्लॉय था तो एक पत्ता भी हिलता था तो मेरे को लगता था कि इसके ऊपर फ्लाइंग ऑपरेशन होना है और मैं एकदम डर के उसके फायर कर देता था। फायर करने के बाद में फिर जो स्थिति बनती थी वो मैं अब बयान नहीं कर सकता। सर, देश की सेवा करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है अभी वर्तमान जिंदगी में? देश की सीमा पे नौकरी करने के बाद में, मतलब सीमा पे जिंदा वापस आने के बाद में हमें बड़ा अफसोस होता है कि सैनिकों के लिए जो सुरक्षा और जो व्यवस्था एक शासन को करना चाहिए वो व्यवस्थित नहीं हो रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको जितनी सिक्योरिटी एजेंसी है उन सैनिकों को देना चाहिए जो सेना में लड़ाई में रहे या जिन्होंने सैनिकों पे बॉर्डर पे भाग लिया। कोई भी सरकार इन सैनिकों के प्रति उत्तरदायित्व नहीं समझ करके अपने जो भी प्राइवेट जो बिजनेसमैन है उनको वही सिक्योरिटी एजेंसी दे दी चाहिए और सैनिक उनका देखते रहते हैं। उनके नीचे ही जो सिविल में कभी लड़ाई नहीं वो सिक्योरिटी एजेंसी होने के बाद में सेना वाले उनके अंडर ही नौकरी करते हैं। ये इसके बारे में हमें बड़ा हक करता है। हमारे शासन से अनुरोध है कि जितनी सिक्योरिटी एजेंसियाँ चलती है वो सब सिर्फ और सिर्फ सैनिकों को दिया जाए और सैनिकों के अलावा किसी प्राइवेट एजेंसी को नहीं दिया जाए। सर, क्या आप महसूस करते हैं कि सैनिकों को, रिटायर्ड सैनिकों को जो अपेक्षित सम्मान मिलना चाहिए, जो सरकार से सुविधाएं मिलनी चाहिए, योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, वो मिल पा रहा है? हमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती है। सिर्फ गवर्नमेंट पेंशन देती है। गवर्नमेंट पेंशन देने के बाद में हमें जो शासन के गरीबी रेखा के नीचे भी कार्ड नहीं मिलता है। हमारे बच्चे चाहे कैसे भी हो उनको नौकरी भी नहीं मिलती है। हमारे बच्चे अगर कहीं अपने बिजनेस चलाते तो उसके लिए सहायता भी नहीं मिलती है। कुछ भी शासन की तरफ से सैनिकों के लिए कोई सुविधा नहीं है और ये हमारे मन में बड़ी पीड़ा होती है कि जिस देश के लिए हमने बलिदान किया उस देश की सेना के लिए शासन ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। किसी प्रकार का कोई हमको सुविधा नहीं दी गई क्योंकि हम न पेंशन लेते हैं, इसलिए हमें सारे जो भी सुविधा है वो सब हमारे लिए गौण है। कुछ नहीं मिलता है। हमें सिर्फ जो मिलती पेंशन उस पर हमारे गुजारा करना पड़ता है। अगर हमारे बच्चे नौकरी पे नहीं है तो हमें बच्चों को भी पालना पड़ता, हमारे पोतों को भी पालना पड़ता है और उनकी व्यवस्था भी देखनी पड़ती है। लेकिन हमारे सैनिकों के लिए न तो हमारे बच्चों को कोई सुविधा मिलती है न हमको कोई सुविधा मिलती है। शासन को चाहिए कि हमको एक अच्छी व्यवस्था बना करके दे, जिससे और जिन्होंने कम से कम लड़ाई में भाग लिया उनके लिए तो विशेष तौर पर ध्यान दे करके उनको कम से कम इतना समर्पण भावना देना चाहिए भारत वालों को, देश वालों को कि भाई तुमने लड़ाई में भाग लिया, आज ये देश जिंदा और सुखी है तो सिर्फ आप लोगों की वजह से है और हम जितना दे सकते हैं उतना हमको देना चाहिए और जो हमको मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिलता है। सिर्फ सरकार कहती है सम्मान हमें बहुत मिलता है, आम जनता भी हमें सम्मान देती है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सम्मान हमें नहीं मिलता। सर, वर्तमान में परिवार का बसर और बच्चों को लेकर थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, किस तरह से चल रहा है? देखिए साहब, मेरे बच्चे 3 थे। एक कॉलेज में डेली बेसिस पे था, वो शांत हो गया, उसको हार्ट अटैक हुआ। दूसरा लड़का मंडी में, शुरू से मंडी में ही काम करता है। एक लड़का नगर पालिका में नौकरी करता है। तो उनको वो अपना व्यवसाय और जो जैसा भी ये चलाते हैं, मेरे से जितना पड़ सकता है मैं सहयोग करता हूँ, लेकिन मुझे शासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलता कि चलो मेरे बच्चों को कोई अच्छी सर्विस मिल जाए या मुझे कोई अच्छा ऐसा व्यवसाय मिल जाए जिससे मैं कर पाऊँ। तो ऐसी कोई सुविधा सर, क्या मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, स्थानीय प्रशासन की बात करें, क्या सहयोग चाहते हैं सर आप लोग?
यही हमारे सैनिकों को सुरक्षा गार्ड की जो भी एजेंसियां हैं प्राइवेट में वो समाप्त करके सिर्फ सैनिकों को ही दिया जाएगा, और सैनिक ही सैनिक का सहयोग कर सकता है। सैनिक के अंडर भी काम करने में सैनिक को नहीं रखने की, लेकिन एक प्राइवेट वाला जब सिक्योरिटी एजेंसी लेता है उसके अंडर काम करते हैं तो हमें उसे सैल्यूट करना पड़ता है। ये हमें बहुत अकड़ती है। हमारी सरकार से ये अनुरोध है कि जो भी सिक्योरिटी एजेंसी है वो सिर्फ सैनिकों को और सैनिकों अधिकारियों को ही दिया जाए, ताकि हमें भी सम्मान मिले और सैनिकों को भी सम्मान मिले। सर, सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम लोग सैनिकों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं? नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें मिल क्या रहा है? यूँ तो बताने के लिए बहुत कर रहे हैं, हमने सैनिकों को ये दिया, OROP दिया, सब कुछ दिया, वो दिया, वो हमारी पेंशन थी जो हमको मिली, लेकिन हमें सुविधा क्या मिली? हमने 71 की लड़ाई में भाग लिया। 71 की लड़ाई में भाग लेने के लिए मेरे कितने साथियों ने भाग लिया, इस देश में बहुत है, लेकिन आज वो उसी तरह बिताते अपनी पेंशन पर गुजारा करते। उनका व्यक्तिगत ऐसा कोई एजेंसी नहीं है, क्योंकि उसमें आयु सीमा लगा सकती, नौकरी में भी आयु सीमा के बाद आप कर नहीं सकते, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर तो हम सब कुछ कर सकते हैं, चाहे आयु की सीमा नहीं रहेगी। तो यही हमारा अनुरोध है। और स्थानीय स्तर पर भी मेरा ये कहना नीमच जिलाधीश महोदय से कि हमें जो भी नीमच जिले के अंदर एजेंसी प्राइवेट को दी है उसकी जगह सिक्योरिटी एजेंसी सैनिकों को दी जाए, तो लोकल जो नीमच के लोग हैं उनको भी उसमें काम में आए। जितने भी यहाँ पे एयरफोर्स के जितनी भी एजेंसियाँ चल रही है सिक्योरिटी की, उन सब की जगह सैनिकों को ही सिर्फ वो एजेंसियाँ दी जाए। तो आप थे चतर सिंह जी गहलोत साहब, जिन्होंने अपने हालात का बयान किया। उन्होंने युद्ध में किस तरह हिस्सा लिया, युद्ध किस तरह लड़ा गया, और सेना से रिटायरमेंट के बाद वर्तमान में जीवन के क्या हालात है उसको बयान किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहने को तो सैनिकों का, भूतपूर्व सैनिकों को दर्जा अलग दिया जाता है, सम्मान की बात की जाती है, लेकिन हकीकत की जमीन पर उन्हें किस तरह का सम्मान मिल रहा है, किस तरह सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, वो बताया। उन्होंने कहा कि कुल मिला के उन्होंने जो बात कही उसका लब्बो-लुआब ये है कि सैनिकों के लिए केवल बातें की जाती है, बड़ी बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत की जमीन पर सैनिक पेंशन के अलावा कुछ नहीं पा रहा है, कोई विशेष उसके लिए काम नहीं हो रहा है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी मनीष राठौर के साथ अब्दुल अली ईरानी। जय हिंद, जय भारत।